सुनिए, आज की जो क्लास है इसमें अपन कुछ आपके एग्जाम में एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप आज वाली जो क्लास है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें जो छूट गई हैं ना, अपन आज उन सबको कवर करेंगे। एक्चुअल में आज वाली क्लास वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सब चीज़ों को ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। समझ गए? तो आइए अपन इसको ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्हेल्म। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिसको हमने बोल दिया विल्हेल्म इक्वेशन। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जैसे आप कोई रिएक्शन ले रहे हो, मान लो आपने रिएक्शन लिया, रिएक्टेंट, इससे आपने बनाया प्रोडक्ट। आपने रिएक्टेंट लिया, इससे क्या बनाया? प्रोडक्ट। तो उन्होंने बोला कि T बराबर 0 टाइम पे आप इनिशियल कंसंट्रेशन A लेते हो। तो उन्होंने बोला आप इनिशियल कंसंट्रेशन A ना लेके आप C0 ले लो, कंसंट्रेशन 0, तो ये हो जाएगा 0। समझ गए? ये ना लेके ये ले लो। उन्होंने बोला T इक्वल टू टी टाइम पे, मतलब T1 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू टी टाइम पे उन्होंने बोला कि जो आप फाइनल कंसंट्रेशन A माइनस एक्स लेते हो या ना लेके ले लो CT, मतलब T टाइम बाद कंसंट्रेशन। हेलो। और उन्होंने इस वैल्यू को फार्मूले में पुट कर दिया। कैसे पुट किया देखिए। तो उन्होंने क्या किया, K इक्वल टू 2.303 लॉग A अपॉन A माइनस एक्स बाई टी। बोलो हाँ। अपन ऐसा करते हैं, T को साइड में ले आते हैं तो हो गया KT इक्वल टू 2.303 लॉग C0 अपॉन CT। किस किस को प्रॉब्लम है? A के जगह मैंने क्या लिख दिया? C0। A माइनस एक्स के जगह क्या लिख दिया? CT। A के जगह C0, A माइनस एक्स के जगह CT। ये अपना KT इक्वल टू 2.303 लॉग ये, तो क्या होता है, जो ये वैल्यू होती है ये होती है ln की। क्लियर? तो मैंने इसके जगह लिख दिया ln C0 अपॉन CT हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं यदि इसको हटाऊंगा ना, तो e की पावर KT हो जाएगा C0 अपॉन CT। अब यहाँ पे क्या करेंगे पता बेटा, हम ऐसा कर देंगे, देखिए C0 इक्वल टू e की पावर KT इंटू CT। आपके ऑप्शन में या तो ये मिलेगा, या तो आपके ऑप्शन में ऐसा मिल जाएगा CT इक्वल टू C0 e की पावर KT। आपको ये दोनों फार्मूले ऑप्शंस में जरूर मिलते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक 2 बार आ चुका है, अभी तक 2 बार आ चुका है। वैसे एग्जाम में नहीं आता, लेकिन यदि कभी आ गया तो आपके लिए लीडिंग पॉइंट है, जो कि अपन ही सिप करवाते हैं। जब आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, तो जब आप 200-400 क्वेश्चन करोगे तो एक आध बार आपको मिल जाएगा। आप मेरे पास डाउट पूछने आओगे, इससे अच्छा मैं पहले ही बता दूं। याद रखिएगा ना आप, इसका जो इक्वेशन होता है वो ये इक्वेशन होती है। एकदम इजी है, बहुत इजी है। A के जगह C0, A माइनस एक्स के जगह CT। कभी मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि मान लो कोई भी रिएक्शन है जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन P है, फाइनल कंसंट्रेशन Q है, तो इक्वेशन क्या होगी? बनेगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं? मैं बताऊं, डायरेक्ट आंसर बताऊं? कोई बताओ डायरेक्ट आंसर। कोई बताओ डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा? मैं बताऊं, C0 इक्वल टू e की पावर KT Q, ये जाएगा। यदि आप ये इक्वेशन याद कर लोगे, कुछ भी दे दे, इनिशियल कंसंट्रेशन x और y, तो इनिशियल को C0 की जगह रख देना, फाइनल को CT की जगह रख देना, बन जाएगा ना। तो ये इस तरह से हमारा जो इक्वेशन था ये हो जाएगा विल्हेल्म इक्वेशन। उसके बाद और भी हम कुछ नई चीजें देखेंगे। यहाँ पे कुछ और देख लो, कुछ एग्जांपल्स अपन और देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। आप अभी फर्स्ट ऑर्डर पढ़े हो ना? आपने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा। फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल का जो मेन क्राइटेरिया होता है, मतलब उसकी m प्लस n इक्वल टू 1 होना चाहिए। यदि आप एग्जाम्पल की बात करो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर का m प्लस n इक्वल टू 1 होना चाहिए। बोलो हाँ।
फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए, m प्लस n इक्वल टू 1, मतलब कि कुछ ऐसा, जैसे देखिए पहले यदि हम बोले ऑल रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद वाटर हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एस्टर, एस्टर का जब आप वाटर हाइड्रोलाइसिस करोगे एसिडिक मीडियम में तो वो भी हमारी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे, जब देखो ये हमारी रिएक्शन लिखी है R इक्वल टू के CH3COO2H5 की पावर 1, ये एक्सेस में है इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू, इसका ऑर्डर होगा तो mn है 0 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट सुक्रोज डाइजेशन, यदि आप सुक्रोज का डाइजेशन करते हो तो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पूछो क्यों, बाहर में जाने दो, R इक्वल टू के और सुक्रोज मतलब फार्मूला लिख दो C12H22O11 पावर n, इसको लेने ही नहीं है, एक्सेस में है, तो ये भी क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद और एग्जांपल की बात करें तो जितने भी गैसियस मटेरियल हैं, जितने भी गैसियस मटेरियल हैं, जैसे मान लीजिए गैसियस मटेरियल में आपका N2O5 ClO2, ये जितने भी गैसियस मटेरियल हैं, इनका जब आप करोगे थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या करोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे N2O5 है, आप इसको टेम्परेचर दोगे तो डेल्टा लगा दोगे, टेम्परेचर दोगे तो क्या करोगे, डेल्टा लगा दोगे, डेल्टा लगाए तो R इक्वल टू के N2O5 ऑर्डर फर्स्ट, हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ओह माय गॉड, ये जो है ना बेटा महा इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कभी भी एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप भरोसा करो यही आएगा। आप भूले तो एक ही झटके में -1, यदि याद रह गया तो आपको बिना कुछ किए क्यों ये आएगा वो सुनो। ये रिएक्शन लिखी है ना, इसके लिए कोई अंधा बच्चा भी यही लिखेगा K इक्वल टू N2O5, सामने 2 लिखा है चिपकाएगा 2 और बोलेगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जबकि ऐसा नहीं होता। जब भी आप इसको थर्मल डिकम्पोजिशन में, जब भी आप इसको डिकम्पोज करते हो, जब भी आप इसको तोड़ते हो तो हमेशा ये इस फॉर्म में ब्रेक होता है। भले आपको एग्जाम में लेकिन लिख के देगा। और एक चीज और बताऊं, यदि ये रिएक्शन देगा तो पहला ऑप्शन 100% यही देगा, सेकेंड ऑर्डर। बुलाती है मगर हाँ, यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑर्डर हैं। जैसे मान लो यदि हम बात करें नेगेटिव ऑर्डर, तो वैसे तो एक्चुअल में नेगेटिव तो कुछ होता नहीं है। हेलो, एक्चुअल में नेगेटिव नहीं होता। आप रिएक्शन कराने के लिए कोई ना कोई केमिकल लोगे ना, तो केमिकल की अमाउंट कुछ तो लोगे। यदि कुछ केमिकल लोगे तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में हम उनको नेगेटिव बोल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन की कंडीशन ये होती है कि पहले जो आपने केमिकल लिया उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था बाद वाले केमिकल से। तो जैसे यहाँ पे देखिए, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन आर रिएक्शन वेयर एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और या प्रोडक्ट मीन ऑफ द डिक्रीज इन द रेट। यदि हम रेट की बात करें तो आप इसको कुछ ऐसा लिखोगे, देखो O3 की पावर 2। हमको देख के तो लगता है सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है। क्या बन रहा है, ओजोन से ऑक्सीजन। इसका मतलब है दिस प्रोसेस फॉर्म पार्ट ऑफ द ओजोन टू ऑक्सीजन साइकिल इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर अकर इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए। तो हाँ, क्योंकि वहाँ तो नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो बहुत है, लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है, ओजोन ऑक्सीजन बनाता है टूट टूट के, तो एक्चुअल में वो कम हो रहा होता है। कम होने के वजह से हम इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। फिर ये वाला आ जाओ, जब भी आप कैटलिस्ट में नेगेटिव आयन आपको कभी मिल जाए, कैटलिस्ट में यदि आपको कोई भी नेगेटिव आयन मिल जाएगा ना, तो वो भी नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होगी। जैसे इफ एनी रिएक्शन है बाय नेगेटिव कैटलिस्ट, यदि किसी भी रिएक्शन में नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो होगी नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। यदि आप इसके लिए K लिखोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि यदि आप R इक्वल टू K तो ऐसे लिखोगे ना, OCl माइनस I माइनस
OH माइनस, आप फंस गए। इस हिसाब से आपकी थर्ड ऑर्डर हो गई ना। तो लेकिन ऐसा नहीं, जब भी आपको कैटलिस्ट नेगेटिव मिलेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ये अच्छा है। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके आपका जो ऑर्डर है ना वो फ्रैक्शन वैल्यू में मिलेगा। 2/3, 5/4, 7/10 ऐसी यदि ऑर्डर मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन। ये भी आपके क्वेश्चंस में मिलेंगे। अभी आप लोगों ने इनके क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं किया इसलिए डाउट नहीं आए हैं, आज से शुरू कर देना। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी आइदर ऑन इंटीग्रल या फ्रैक्शनल वैल्यू। यदि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी, जैसे देखो ये रिएक्शन लिखी है, आइए इसके लिए के लिखते हैं। के यहाँ क्या आ जाएगा, H2, यहाँ आ जाएगा Br2 की पावर 1/2, ये है तो पावर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी m = 1, n = 1/2, तो m + n इसका ऑर्डर है तो 1 + 1/2 = 3/2। तो किस में आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई ना। तो यदि इस तरह की फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो हम उसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आपको इस तरह से नहीं देती, कुछ रिएक्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग वे में देती है, तो उन रिएक्शंस को आपको MTR करना है। ठीक है, आओ जैसे मान लो हम इसके लिए के लिखो बेटा, तो COCl2, एक जहां Cl2 आएगा आपको 1/2 लिखना है, यहाँ नहीं है लेकिन आपको हमेशा, क्योंकि हाफ Cl2 तो क्योंकि एक Cl लेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1/2 मतलब 3/2। ये भी किस में हो गई, फ्रैक्शन में। तो जब भी आपको किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है फ्रैक्शन में आता है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं, एसिटल्डिहाइड भी है। ये एसिटल्डिहाइड, इसका ऑर्डर क्या लिखोगे, K = CH3CHO, इसको डायरेक्ट 3/2 लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो ये इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 3/2। ये भी फ्रैक्शन में रहेगा, ये भी आपको याद रखने हैं। आज वाले जितने पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ना, ज़्यादातर आपको चीज़ें बार बार रिपीट करना है और याद रखना है। लॉजिकल चीज़ें हमने पढ़ लिया था, कुछ चीज़ें अपने को यहाँ पे याद रखने वाली हैं, है ना। बहुत अच्छा, मज़ा आएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी तक जितने भी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले हैं तो दो तरीके से निकाले हैं। एक जैसे मान लीजिए A + 2B = C + D, A + 2B = C + D, एक ये क्वेश्चन है मान लीजिए, एक ये क्वेश्चन है अलग, R = K A⁻², B⁻3। हुर्मत, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है और ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, बताइए कौन से ऑर्डर की है वो। कौन सी रिएक्शन, कौन से ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर। कैसे पता, क्योंकि इसके लिए लिखेंगे R = K A⁻1 B⁻2, तो 2 1 3, ये हो जाएगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन। डायरेक्ट जुड़ जाएगा M + N, तो ये हो जाएगी फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन। इनके अलावा कोई और तरीका है क्या जो ऑर्डर सिखाए रिएक्शन का, हेलो, इसके अलावा और कोई तरीका पढ़े हो, नहीं पढ़े, आज पढ़ेंगे। एक और तरीका है मेथड ऑफ फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक और मेथड से हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, हम यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखेंगे, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बताओ। ठीक है, समझ गए। आइए, आया पहले से पता था, यूनिट पता थी, प्रेशर की क्या होती है, क्या mm ऑफ Hg, और टाइम का सेकेंड। सुनो ना, अब ना ये मानो कि एकदम भयंकर वाला दिमाग चाहिए और भयंकर मजा आएगा। नहीं
इसको अपन एक और तरीके से देखेंगे। यहाँ पे क्या है, आपको एक रिएक्शन गिवन है, समझिएगा ये बहुत अच्छा है और लगभग तो वैसे एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आपको वही आता है k = 2.303/t log a/a-x, आपके एग्जाम में वही आता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे समझेंगे, इसको भी एक मेथड समझो, कभी कभार यदि आ गया तो दिक्कत। क्लियर, इनको आप एक बार पढ़ लो, ऐसे 4-5 बार रिवीजन कर लोगे, बीच बीच में हर महीने रिवीजन करते रहोगे, दिमाग में बनी रहेंगी चीज़ें। कभी यदि आ गया तो नंबर खराब नहीं होंगे, आ जाएंगे अपने नंबर। क्लियर, तो चलिए मान लीजिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि एक हमारी रिएक्शन है ए से बी, ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट। मान लीजिए कि ये जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ये कोई गैस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कोई न कोई गैस है। तो हम बोले t = 0 टाइम पे इसका प्रेशर कुछ था और इसका 0, कुछ टाइम बाद प्रेशर तो चेंज होगा, कुछ टाइम प्रेशर चेंज होगा और टाइम बाद प्रेशर चेंज होगा तो टाइम भी चेंज होगा, टाइम बाद प्रेशर चेंज होगा तो टाइम भी चेंज होगा। हम यहाँ पे ऐसा लेके सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट t लेंगे। क्या लेंगे? डायरेक्ट t, t1 t2 ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट t लेके सॉल्व करते हैं। चलो, तो यदि हम डायरेक्ट t लेंगे तो चलिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे 2-3 इक्वेशन बना के चेक करते हैं। यदि हम यहाँ पे पहली इक्वेशन बनाए तो आप ना पहले इसका नेचुरल फार्मूला बोल दो। पक्का? अब चलिए सुनिए, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, समझ गए? इसके लिए इनिशियल टाइम, इसके लिए इनिशियल, ये ऐसा है, थोड़ा सा वैसे लिख गया है ना। इसके लिए इनिशियल टाइम ये, फाइनल टाइम ये, इनिशियल टाइम ये, फाइनल टाइम ये, इस तरह से अपना टाइम। तो अपन एक काम करेंगे, अपन इस तरह से मान के चलते हैं कि A से B t = 0 टाइम पे, t = 0 टाइम पे कंसंट्रेशन A, अब 0 कुछ टाइम बाद कंसंट्रेशन A-x और x, समझ गए? आओ तो अपन इसको ऐसे करते हैं। चलिए पहले इसके लिए हम K1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? K1 लिखिए। K1 तो K1 = हो जाएगा 2.303/t। तो t हमने ले लिया 50 से 50, क्योंकि 0 - 50 तो हमने t ले लिया यहाँ पे 50। कितना ले लिया? फाइनल टाइम ले लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारा इनिशियल ये है अब फाइनल ये है, तो हमने ले लिया फाइनल टाइम ये। लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है? 280, फाइनल कितना है? 250। K1 हो गया। हम इसके लिए K2 लिखेंगे। चलो, तो K2 के लिए 2.303, हम फाइनल टाइम डायरेक्ट ले रहे हैं, तो फाइनल टाइम क्या हो जाएगा? 100 लॉग इनिशियल क्या बोलो? 250, फाइनल क्या? 220। हम K3 ले लेंगे, तो K3 = क्या हो जाएगा? K3 = हो जाएगा 2.303 150 log 220/180। मैं वहाँ पे T2 - T1 लिया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट फाइनल टाइम ले रहे हैं। क्लियर? आइए अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए, चाहो तो सॉल्व करके देख लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपकी वैल्यू आएगी कितना था? 2. इसकी वैल्यू आएगी 2.6 × 10⁻³ इसकी वैल्यू आएगी 2.59 × 10⁻³। इसकी वैल्यू आएगी 2.61 × 10⁻³ आप ये बताइए, इन तीनों की यूनिट तो सेकंड इनवर्स होगा, यूनिट सेकंड इनवर्स होगा। आप मेरे को ये बताइए, इन तीनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये सारे के सारे वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं? यदि आपको डिफरेंट रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट की वैल्यू लगभग सेम आती है तो वो रिएक्शंस होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि आपको डिफरेंट रिएक्शंस की वैल्यू, डिफरेंट रिएक्शन के की वैल्यू लगभग सेम आती है तो वो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि इन तीनों रिएक्शन का आप एक साथ के निकालोगे, तीनों रिएक्शन का एक साथ के निकालोगे तो आप के का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो K1
प्लस K2 प्लस K3 बाई 3। 4 होते तो K4 बाई 4, 5 होते तो K5 बाई 5, जितने भी होंगे उतना प्लस करके उतने का डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक कंडीशन मस्ट हो जाती है कि आप जितनी भी रिएक्शन करो लेकिन सारे रिएक्शन के जो K की वैल्यू है सेम आनी चाहिए। तो ये भी एक तरीका होता है आपको ऑर्डर निकालने का। यदि आपके एग्जाम में एक तो आएगा नहीं, कभी यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन यही होगा विदाउट डाटा चेंज। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आएगा, यही आंसर आएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे को याद है ऐसे तुम भी खत्म कहानी, इसके अलावा नहीं आएगा, यही आएगा कंफर्म।